दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक वीडियो को जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें लिखकर भेजें और साथ में एक शेयर जरूर करें। सीओ से शादी में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 7वां एपिसोड। दोस्तों, 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कल हमने जैसे देखा कि इशिका और विक्रांत के अंदर दोस्ती हो गई थी। उन्हें लगा था कि इस तरीके से तो एक साल बिताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी उन्होंने सोचा कि शायद वो इसे अपनी दोस्ती में बदल ले और अपनी दोस्ती के चलते वो अपना समय भी अच्छे तरीके से बिता पाएंगे और ना ही किसी को शक होगा कि इन लोगों ने यह मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की थी या फिर अपने दिल के रिश्ते एक दूसरे के साथ जोड़ दिए थे। तभी इशिका अरोड़ा ने सोचा कि वो थोड़ा सा सहज महसूस करे और विक्रांत ग्रोवर से आगे की बात जारी करे। वो चाहती थी कि माहौल थोड़ा जनरल बना रहे, क्योंकि अगर वो उससे पूरी तरह से अगर कटती रहेगी तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वो चाहती थी कि दोनों के बीच दोस्ती का एक पुल बन जाए और जिससे उनके अंदर की जो भी अशांति है, जो भी कोई बातचीत उन्हें करनी है, वो आराम से दोनों के बीच हो जाए। तभी उसने बड़े ही प्यार से विक्रांत की ओर तरफ देखा और पूछा, क्या आप नाश्ता करना चाहेंगे? लेकिन विक्रांत की आवाज में अब भी वही कठोरता थी, क्योंकि उसका मूड हमेशा एक जैसा ही रहता था। वो ज्यादा बात करने का लालची नहीं था, वो हमेशा शॉर्ट बात ही करता था। और तभी उसने गंभीरता भरे स्वर में कहा, मैं नाश्ता नहीं करता। इशिका को उसकी बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की। वो अब भी जिंदगी की पिछली घटनाओं के असर में थी। एक दिन में रिश्ता टूट जाना और फिर अचानक शादी हो जाना, ये सब उसे भीतर तक हिला चुका था। लेकिन वो खुद उसे पीड़ा से विचलित होने से रोकना चाहती थी। वो देख रही थी कि विक्रांत भी कुछ अंदर पीड़ा ज्यादा ही लिए हुए बैठा है। उसे अपने पीछे की जिंदगी पर पछतावा था और दुख भी था। तभी उसने माहौल को थोड़ा सा और भी शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना, नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है और वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। विक्रांत की आवाज जैसे ही ये सुने, उसके बाद और भी ज्यादा ठंडी हो गई। उसने अपनी बात फिर से वही दोहरा दी, मैं नाश्ता नहीं करता। इशिका को उसकी बातें थोड़ी थोड़ी अलग टाइप की लग रही थी। उसे लगा कि शायद ये अपने नेचर में ही ऐसा है। लेकिन इशिका रसोई के कामों में बड़ा मन रखती थी और वो जानते थे कि रसोई का प्यार, स्वाद और प्रेम में गहरा संबंध होता है। तभी उसने हंसते हुए उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैं एक खुली किताब हूं, तुम इसे पढ़ना शुरू कर सकते हो और याद रखो कि मैं एक शेफ भी हूं। लेकिन विक्रांत का मूड फिर भी नहीं बदला। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि उसे किसी भी तरीके से उसके साथ दूरी बनाए रखनी है। तभी उसने मुड़ते हुए इतना ही कहा, छोड़ दो इस बात को। तभी इशिका ने कंधे उचकाए और उसने खुद से ही कहा, शायद उसे नाश्ता पसंद नहीं है। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश की, लेकिन एक दो बार के बाद भी तीसरी बार भी विक्रांत नहीं माना। इसके बाद इशिका ने देखा कि अब वो और बातें करने के मूड में नहीं है। वो वहां से उठी और बाहर चली गई। जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि जो कपड़े उसने पहले से बाहर रखे थे अब वो वहां पर नहीं थे। उसे समझ नहीं आया कि यहाँ अचानक क्या हो गया था। जैसे ही वो नीचे गई, रसोई में ओट्स का एक सादा नाश्ता वो बना रही थी और उसने खामोशी से उस नाश्ते को खा भी लिया था। फिर वो ऊपर चली गई ताकि दिन के लिए तैयार हो सके और उसे आगे के काम भी जारी रखने थे। इशिका को याद आया कि उसने पहले ही कह दिया था कि आज वो विक्रांत के दादा से भी मिलने जाएगी। उसने मन ही मन तय किया था कि वो वादा निभाना जरूरी भी था। इसके बाद वो कपड़े खरीदने जाने वाली थी। उन पैसों से जो विक्रांत ने उसे दिए थे, विक्रांत ने उसे एक कार्ड दे दिया था कि अगर उसे कुछ भी शॉपिंग करनी है तो उस कार्ड से कर सकती थी और उस कार्ड की वैलिडिटी भी अनलिमिटेड थी। जितना चाहे पैसा उसमें से वो निकाल सकती थी। वो बैठे बैठे यही सोचते जा रही थी। उसके पास पहनने के लिए भी ज्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि ज्यादातर कपड़े तो उसके आरव ने उसे गिफ्ट किए थे। आरव हमेशा उस पर खर्च करता था, खुद पर इतना कभी उसने खर्च नहीं किया। उसने कभी खुद के लिए कुछ खरीदा भी नहीं। वो ये सोचते हुए बिस्तर पर बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि कब विक्रांत बाथरूम से निकले। और कुछ देर बाद जब वो बाहर आया
और कपड़े बदलने वॉक इन कटोरी में चला गया, उसी पल इशिका के मन में विचार आया और उसने तय किया कि उसे उससे बात करनी चाहिए। तभी जैसे विक्रांत बाहर आया और उसने धीमे से कहा, विक्रांत। विक्रांत ने जवाब दिया, हाँ बोलो। इशिका ये थोड़ा सा अजीब लगा। विक्रांत किसी पुराने राजा महाराजाओं की तरह बात कर रहा था, जैसे बिल्कुल स्पष्ट और औपचारिक भाषा में बात कर रहा था, जैसे वो उसका कुछ लगता ही नहीं, ना उसे वो जानता था। तभी इशिका ने अपनी आवाज में गंभीरता भरते हुए कहा, मैंने अपनी शादी के कारण काम से छुट्टी ली है। ये केवल 3 सप्ताह के लिए होगी। समय समाप्त होने के बाद मैं फिर से काम करना शुरू कर दूंगी। उसने सोच लिया था कि इन दिनों में वो विक्रांत के साथ अच्छा संबंध बना लेगी, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगी और उसके साथ घुल मिल जाएगी। लेकिन उसे कहां पता था कि विक्रांत तो बड़ा ही एकदम से कंज्यूम रहने वाला इंसान था। वो ज्यादा बातें नहीं करता था और उसने बात इसलिए कही थी क्योंकि उसे औरव का भी कॉल आया था और संभव है कि उसे वो खबर भी मिल गई थी कि उसने विक्रांत ग्रोवर के साथ शादी कर ली थी। लेकिन विक्रांत को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये विचार अच्छा है। वो जानता था कि महिलाएं अपने काम को लेकर कितनी सजग होती थी और लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जो पत्नी को काम करने से रोकता है। और इतने बड़े परिवार में तो और जो उनका रुतबा था उसमें तो ये भ्रांति फैलना आसान बात थी। लोग उसके बारे में मजाक उड़ाते और बातें करते कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपने बीवी को काम करने से रोक दिया है और वो सिर्फ अपनी बीवी को हाउसवाइफ बनाकर रखना चाहता है। इशिका को भी उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उलझन हो गई। वो जल्दबाजी में कुछ कहना तो नहीं चाहती थी। तभी उसने अपने आप को शांत किया और विक्रांत से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रांत ने फिर से सख्त आवाज में कहा, शुरुआत में तो मेरी पत्नी को बाहर काम करते हुए नहीं देखा जा सकता। इशिका अब ये समझने लगी थी कि उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो बहुत ऊंचे सामाजिक दर्जे का है और शायद उसे बड़े नामों में से भी एक है। लेकिन उसकी पहचान एक शेफ की थी और वो उसकी सबसे बड़ी खुशी भी थी। वो हमेशा अपने काम को खुशी से करती थी और वो चाहती थी कि एक दिन उसका रेस्टोरेंट हो और वो बहुत बड़े एक शेफ बने। तभी उसने विक्रांत से हौले में पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगी? लेकिन विक्रांत ये नहीं चाहता था कि वो काम ना करे। तभी उसने उसके लिए एक नया प्रस्ताव रखा और कहा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि कोई और रास्ता मिले। शायद मैं तुम्हें किसी कंपनी का डायरेक्टर बना दूं या फिर तुम्हारा खुद का बिजनेस चालू करवा दूं। जैसे ही इशिका ने खुद के बिजनेस के बारे में सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका एक होटल हो और वहां पर वो लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए। तभी विक्रांत ने भी उसकी आंखों में वो खुशी और वो चमक देख ली थी। तभी उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, देखो, शहर में सभी लोगों को पता चल गया है कि हमने कल शादी कर ली है, इसलिए वो आपके मामलों में दखल देंगे और बेहतर होगा कि हम कोई ऐसा विकल्प सोचें जो मेरे बराबरी का हो। कोई ऐसी बातें ना बनाएं जिसमें तुम्हारे और मेरे लेवल को आंका जाए और लोग फालतू की बातें ना बनाएं। तभी इशिका ने बात सुनी तो उसने हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, लेकिन ये तो अजीब सा लग रहा है। उसके पास खुद के पास बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं थे और भले ही आगे भविष्य में वो जब अलग हो जाएंगे तो उसे कुछ धन मिल जाएगा, लेकिन वो अभी इतना खर्च नहीं कर सकती थी कि उसे अपना एक होटल खड़ा कर ले। अगर इशिका के पास कुछ भी करने का साधन नहीं होता तो वह खुद को बिल्कुल बेकार ही महसूस करती थी। उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर रह जाना ये उसे स्वीकार भी नहीं था। वो कुछ करना चाहती थी, कुछ अपना, जिससे वो खुद को जिंदा महसूस कर सके और कुछ ऐसा कर सके जिसके साथ अगर कोई बात भी करे तो वो उसकी बराबरी पर बात कर सके। लेकिन तभी उसने देखा कि विक्रांत अपने टाई ठीक करता हुआ वहां से बाहर निकल गया और उनकी बातें वहीं बीच में अधूरी रह गई क्योंकि विक्रांत एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना चाहता था। तब इशिका को भी लगा कि अभी विक्रांत को जाते समय उसे नहीं रोकना चाहिए और वो जब शाम को लौटेगा तो इस मुद्दे पर वो फिर से बात करेंगे। इशिका ने उसका नंबर लेना ठीक समझा और तभी उसने अपना फोन देखने का मौका मिला और जैसे उसने स्क्रीन देखा वो चौंक गई। कॉल, टेक्स्ट, सोशल मीडिया पर सैकड़ों के सैकड़ों मैसेज उसके पास आते जा रहे थे। कुछ लोग तो उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे,
कुछ आश्चर्य में उसे जलन भरे हुए मैसेज भेज रहे थे। इशिका भी बस उनको देखकर हैरान हो गई थी। उसने कुछ वक्त निकालकर उन्हें देखना का सोचा और बहुत सारे जो मैसेज आए थे वो उसे दिल्ली के सबसे अरबपति को फंसाने पर कांग्रेचुलेट कर रहे थे। सब लोगों की धारणा यही बन गई थी कि एक लड़के ने एक ऐसा जाल फेंका और दिल्ली का सबसे अरबपति और सबसे हैंडसम लड़के को फंसा लिया। उसके पास कुछ पत्रकारों के भी मैसेज आए हुए थे। वो लोग चाहते थे कि उसका एक बार इंटरव्यू कर ले और जो जो उसने किया है, कैसे उसने उसके साथ शादी की है, और सब कुछ उससे उगलवा ले। लेकिन वो यही सोच रही थी कि अगर उसने किसी के पास भी बात करने जाना है तो सबसे पहले वो विक्रांत से बात करेगी। अगर विक्रांत उसे अनुमति देगा और कहेगा कि उससे बात करने लेनी चाहिए, तभी वो आगे की बात करेगी। यहाँ तक कि उसे उन लोगों के भी मैसेज आने शुरू हो गए थे जो कभी भी उसके खुशी में खुश नहीं थे, ना ही कभी उसका उसने साथ दिया था। वो लोग तो बस इंतजार करते थे कि वो कब अपनी मौत को आ जाए और कब उनकी जिंदगी से दूर चली जाए। जैसे जैसे वो स्क्रॉल कर रही थी, इशिका ने देखा कि उसकी आंटी का भी मैसेज आया हुआ था। वो उसे देखकर तो एक बार नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन इशिका अपने पिता को कभी जान नहीं पाई थी। इशिका अपनी माँ के मौत के पहले वो आंटी के पास कुछ समय तक रही थी। फिर उनकी आंटी ने उसे कुछ महीनों तक पाला भी, मगर जल्दी उसे एक अनाथालय भेज दिया था। और वो समय इशिका को ही पता है कि उसने उस समय को किस तरीके से बिताया था। वो उसके जीवन का सबसे कठोर दौर था। उसने एक एक पल के लिए, एक एक चीज के लिए बड़ा कुछ सहन करना पड़ा था। और लोगों की नजर जो हमेशा उस पर रहती थी, फिर भी बेचारी हमेशा अपने आप में रही और अपने आप को हमेशा उसने बचा कर रखा। कॉलेज के बाद वही आंटी फिर उसके जीवन में आई थी, लेकिन उसे अब पता लग गया था कि वो आंटी अब उससे पैसे की डिमांड करेगी और वो सब भूलने की कोशिश कर चुकी थी। मगर आज ये मैसेज जब उसने देखा तो उसकी जख्म फिर से हरे हो गए थे। तभी उसने सोचा कि शायद एक बार उसे मैसेज खोलकर देख ही लेना चाहिए कि उसकी आंटी क्या चाहती है। वहीं जैसे ही उसने मैसेज खोला, उस मैसेज में लिखा हुआ था, बेटा क्या तुमने सच में शादी कर ली? क्या तुमने सच में विक्रांत ग्रोवर को फंसा लिया है? उसकी आंटी को भी यही लग रहा था कि इशिका ने किसी न किसी तरीके से विक्रांत को फंसाया है। लेकिन इशिका को उनकी मैसेज पढ़कर बहुत ही अपने आप पर भी गुस्सा आया कि उसने उस मैसेज को खोलकर ही क्यों देखा। वो पहले से जानती थी कि उसकी आंटी ने कुछ अटपटी बातें ही लिखी होगी। तभी उसने अपना फोन साइड में रख दिया और बाथरूम में चली गई। अगर वो इन मैसेज में ही उलझी रहती तो उसे दिन का काम करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसके पास इतने मैसेज आ चुके थे। अगर वो पढ़ने बैठती तो क्या पता उसे 2 दिन भी लग जाते। जैसे ही वो बाथरूम में गई, बाथरूम भी किसी महल से कम नहीं था। संगमरमर का फर्श, स्टाइलिश लाइट और एक कांच का शीशा जो पूरे बाथरूम को रोशन कर रहा था। उससे ही पता चल रहा था कि विक्रांत ग्रोवर कितना खुशमिजाज और कितना अरबपति आदमी है कि उसने एक बाथरूम को भी अपने बेडरूम से भी ज्यादा अच्छा बनाया हुआ था। पहले तो वो उसे पूरे को निहारती रही और जैसे जैसे वो वॉश बेसिन के पास आई, उसने वहां पर एक साबुन देखा। जब उसकी नजर उस साबुन पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और उसका ब्रांड का नाम पढ़ा। और जैसे उसने ब्रांड का नाम देखा, उसकी आंखें एकदम के लिए फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये वही ब्रांड था जो से आरव इस्तेमाल करता था। इशिका की सांसें अटक गई, चेहरा गर्म हो गया और आंखें जलने लगी। वो समझ पाती उससे ही पहले उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे। वो फूट फूट कर वहीं बैठकर रोने लगी। वो चाहती थी कि खुद को आरव के ख्यालों से बाहर निकाल ले, मुस्कुराए, जीवन को अपने अनुसार नया शुरुआत करे। लेकिन अब वो अरबपति से शादीशुदा कर लिया था। मीडिया उसके पीछे भाग रही थी, फिर भी वो एक ऐसे आदमी को याद करके रो रही थी जिसकी दौलत सिर्फ कुछ ही थी। वो फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सिर छुपा लिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी छाती में कसाव, आंखों में आंसू और मन में एक ही सवाल तैर रहा था, क्या यही होता है जब तुम्हें कोई ठुकरा दे? यही सोच सोच कर वो अपने आप को कोसती जा रही थी कि उसने आरव से प्यार क्यों किया और आरव ने उसे धोखा क्यों दे दिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो यही सोच रही थी कि वो उन दिनों में फिर से लौट जाए और आरव से वो शादी करने के लिए कहे और आरव उससे शादी कर ले। उसे यह भी पता था कि अगर वो उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहती तो वो शायद मान भी जाता और उसके बाद वो
शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताती। वो रोती ही जा रही थी। उसका पेट भी अब ज्यादा कस गया था, दिल टूट गया था और उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की। शायद प्यार में ऐसा ही होता है। उसे अब अपने आप से भी घृणा होने लगी थी कि वो रोना बंद क्यों नहीं कर पा रही है और वो कहां पर चूक कर गई। अब उसका मूड पलटने लगा था। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। वो यही सोचने लगी थी, मैं क्यों इस इंसान के लिए रो रही हूं जिसने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं उसे भुला नहीं पाऊंगी? और मैं उस प्यार को भुला क्यों नहीं पा रही? लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से बस लगातार आंसू बह रहे थे। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक ही बात उठ रही थी कि वो उसे भुला नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इशिका आरव को भुला पाएगी या नहीं? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, आप कहानी पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार। लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता, बस आपको लाइक करना है, एक कमेंट करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कहानी को शेयर करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।